हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर सेट नंबर 3 लेकर आई हूँ फिजिक्स का, वो भी इंग्लिश मीडियम का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये था कि दीदी आप हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी का क्वेश्चन थी। लेकिन मैं आपको सही मायने में बता दूं कि मैं जो हूँ वो हिंदी में एक्सप्लेन करना अच्छे से मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं आपको हिंदी मीडियम का क्वेश्चंस मॉडल पेपर सेट जो है वो अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। तो फिर उस पर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे ये चाहिए कि सामने वाले आप जो हैं स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं अभी मेरे वीडियो को, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या जो भी सब्जेक्ट्स हो, उसका मैं हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों तक दे दूँगी, ठीक है? लेकिन वो समझना आपका काम रहेगा कि आपको क्वेश्चंस दूँगी मैं, उसको आप कहीं और किसी वीडियो से, हिंदी मीडियम्स के बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में भी आपको दे दूँ, ठीक है? तो अभी मैं फ़िलहाल मॉडल पेपर सेट 3 मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है? आपको ये समझना है कि मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ़ आपके एग्ज़ामिनेशंस में आता है, ठीक है? और मैंने इसका प्रूफ़ भी दिया है आप लोगों को, ठीक है? मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से पूछा जाता है। कल के वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इंग्लिश का कंप्लीट जो भी इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चंस था, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर से पूछा गया था और पीवाईक्यू क्वेश्चन से, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ है कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाते हैं और इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑन ऑक्सीलेटिंग एनी मेटेलिक स्फेयर इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑक्सीलेटरी मोशन इज। कोई भी मेटेलिक स्फेयर है, उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो उसका जो ऑक्सीलेशन होगा, ऑक्सीलरेटरी मोशन किस तरीके का होगा ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डैम्पिंग होता है, ठीक है, डैम्पिंग होता है। ऑसिलेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू एन इक्वल पीसेस द मोमेंट ऑफ ईच पीसेस विल बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को हम अगर डिवाइड करेंगे पैरेलल लेंथ से जो कि एन होता है, तो हमें जो है वो हर एक पीसेस का मोमेंट कितना मिलेगा। तो हर एक पीसेस का मोमेंट जो होता है वो कैपिटल एम बाई एन होता है, ठीक है। यानी कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है उसको डिवाइड कर दीजिए जितने पीसेस में आपने उसको किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, व्हाट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कि कौन सी वैल्यू को मेज़र करता है, ठीक है। तो वो आरएमएस वैल्यू को मेज़र करता है, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू को मेज़र करता है हॉट वायर एमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ फुल साइकिल इज। ऑल्टरनेटिंग करंट में फुल साइकिल की मीन वैल्यू कितनी होती है ये पूछा गया है। तो मीन वैल्यू यहाँ पर आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल मीटर, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। देखिए यहाँ पर आपसे एनर्जी पूछा गया है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी, ओके। आपको यहाँ पर पोटेंशियल वोल्ट दिया गया है, वोल्ट जो है वो आपको 5 वोल्ट दे रखा है वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? तो हम एक ही चीज़ जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है। हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे वी की जगह पर, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर अपना देना है। तो वी की जगह पर 5 वोल्ट लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन इंटू 5 वोल्ट लिख देंगे, और यही हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आंसर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 6 का बी। आगे 7 में क्वेश्चन में चलते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर आपको आपसे डायपोल मोमेंट पूछा गया, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे इसको बनाऊंगी।
इट्स वेरी सिंपल। आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि 5 कूलम का चार्ज दे रखा है, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अपोजिट का मतलब क्या हुआ, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये कूलम में है, ठीक है। आप ये याद रखिए कि डायपोल मोमेंट को हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक चार्ज हो गया, ये हमारा दूसरा चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके बीच का जो दूरी है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमें इसके बीच के, इस डिस्टेंस के बीच में दूरी दे रखा है, जो कि ये एकदम रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायपोल किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो मीटर में आता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 × 10⁻⁻2 यहाँ पर आपका मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है डी, यानी कि जो भी डिस्टेंस है, सॉरी क्यू इंटू डी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्यू इंटू 2L, यानी कि इसके बीच का जो दूरी है ये। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे आएगा कि हमारे को यहाँ पर चार्ज कितना दे रखा है, 5 कूलम, है ना। 5 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और हमारे को डिस्टेंस कितना आया, हमारा डिस्टेंस जो है वो आया है 5 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना। कैसे आया मीटर में, ये भी पता है, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 × 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपको नीचे ऑप्शंस दिखेंगे, तो 25 × 10⁻⁻2 कूलम मीटर, है ना। कूलम मीटर में आंसर ही आपका आता है। डायपोल मोमेंट का जो है, डायपोल मोमेंट का यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या है, तो यूनिट है इसका कूलम पर मीटर, ठीक है। कूलम मीटर है, कूलम मीटर, पर मीटर नहीं, ठीक है, कूलम मीटर। ओके, तो ये आपका इसी तरीके से बनेगा। आपसे जो है वो न्यूमेरिकल जो है ना, वो पूछा जाता है चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, रे ऑप्टिक्स से, तो एक ऑब्जेक्टिव्स में आपको न्यूमेरिकल्स रहेगा ही रहेगा। तो ये सब कंफर्म्ड होते हैं कि इसी तरीके का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फेयर टू द सेंटर ऑफ द स्फेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगा, तो जीरो एट ऑल प्लेसेस, किसी भी प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी चार्ज मेटेलिक स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर जो चार्ज है उस पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक डायपोल आर सिचुएटेड इन अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज्ड विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज विल बी जीरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस के अंदर जीरो होता है। इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इसमें से वेक्टर है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस, वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ को यूज किया जाता है, तो निकोल प्रिज्म को यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी सही हो जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा TIR में तो 1 होता है, ठीक है, 1 होता है कोएफिशिएंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से फाइनल इमेज क्या बनता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16, द रीजन फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज, रीजन फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज, किस कारण से फेनोमेना घटता है इंटरफेरेंस का, तो वो फेज डिफरेंस के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ मॉडरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडेम का फंक्शन होता है, मॉडरेशन का फंक्शन होता है, वो किस तरह से होता है, तो वो स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है वो उसको स्लो कर दिया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायोड इज यूज्ड इन, डायोड को हम किस चीज़ में यूज करते हैं, तो ये रेक्टिफायर में यूज होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी जो बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के, एक सेकेंड,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के, ठीक है। यदि के को दो प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स, जो भी पैरेलल प्लेट्स है इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है? तो वो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वोल्ट पर मीटर जो है वो किसकी यूनिट है? तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूनिट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर जो वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अगला है सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल्स टू, सरफेस डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला बोला गया है तो हम आपको पीछे भी वीडियो में बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है ना, टोटल एरिया, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 फैराड इज इक्वल्स टू, 1 फैराड बराबर होता है 1 फैराड को हम लोग कूलम पर वोल्ट में भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विद, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज होता है किस चीज़ के साथ? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। कूलम पर सेकेंड, यहाँ पर आपसे बेसिकली यूनिट पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है वोल्ट मीटर मेजर, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड विल बी, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को ऑक्सीलेट करते हैं और उसके मैग्नेटिक पावर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? वो भी इंक्रीज नहीं करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज कर जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज, यहाँ पे आपसे फार्मूला पूछा गया कि टॉर्क का फार्मूला क्या होगा इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फार्मूला होता है टॉर्क बराबर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस क्रॉस आपका हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे कि आप इसको उल्टा करके मत लिखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। आप अगर ये ऐसे लिख लेते हो ना फॉर्मूला बी क्रॉस एम, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है इसकी ओरिएंटेशंस को, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट होता है ओरिएंटेशन का, ठीक है, कि ओरिएंटेशन क्या होता है। टेस्ला जो है वो किस चीज़ की यूनिट है? तो टेस्ला जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। टेस्ला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी औजार का यूज किया जाता है? तो डायनामो को, ठीक है, डायनामो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एल सी आर सर्किट है रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये होता है एल सी आर का फॉर्मूला इम्पिडेंस में, ठीक है। अगला है हेनरी इज यूनिट ऑफ, हेनरी जो है वो किस चीज़ की यूनिट है? इंडक्टेंस की यूनिट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछे जाने वाला अल्टरनेटिंग करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू की और अल्टरनेटिंग करंट, पीक करंट की जो वैल्यू होती है, पीक एसी का करंट का वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। आरएमएस की वैल्यू 1 होती है और पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो सबसे ऊंचा वैल्यू जो होता है वो √2 होता है। इसीलिए हम इसका रेशियो जो है 1/1√2 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है हॉट वायर एमीटर जो है वो किस चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी बता चुकी हूँ, आरएमएस को मेजर करता है, ठीक है। यूनिट ऑफ 1/L ओमेगा इज, 1/L ओमेगा जो है वो इसकी यूनिट आपको बतानी है। तो इसमें से नॉन ऑफ दीज होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन एज, पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? तो ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है ट्रांसमिशन का वो किस तरीके से होता है? तो ई क्रॉस बी
वेक्टर होता है, पैरेलली होता है, पैरेलल तो सब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई क्रॉस बी वेक्टर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। जब भी कोई लाइट है, जैसे ये लाइट है, ठीक है, यहाँ पर एयर है, ठीक, यहाँ पे वाटर है, तो कोई भी लाइट यहाँ पर से पड़ती है यहाँ ही, तो ये मीडियम से इधर जाएगा, तो कौन सी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती है, तो उसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहती है। बाकी जो आपका वेवलेंथ हो गया, स्पीड हो गया, वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये सब कुछ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिव होगा, ठीक है, एल अपॉन फोकल लेंथ इंटू 1+d/fe। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43, देखिए आपका आ ही गया ना क्वेश्चन, रे ऑप्टिक से एक न्यूमेरिकल। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैग्नीफाइंग ग्लास का, ठीक है। 12 डायप्टर है दिया हुआ है। मैं आपसे बेसिकली कहूँगी कि आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, प्रोसेस आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आता है आपको, ईजी लगता है तो आप बनाइए। बाकी जो भी जेई के स्टूडेंट है या फिर नीट के स्टूडेंट है वो तो बना ही लेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे डायरेक्टली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/d/f होता है, यानी कि 1/d/f, यानी कि d जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस, और f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है लेंस का, ठीक है, फोकल लेंथ होता है लेंस का। अब डायरेक्ट आपसे मैं आपको बताऊं तो 1/d/f है। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला जो होता है 1/f होता है, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ के अपोजिट होता है पावर, और पावर के अपोजिट होता है फोकल लेंथ। दे वेर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर यहाँ से मैं आपको फोकल लेंथ निकाल कर दिखाऊं, तो फोकल लेंथ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिमिलर है एक दूसरे के, तो 1/पावर हो जाएगा, जो कि पावर यहाँ पर 12 दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको 1/12 कर देती हूँ, और इस ये कितने के बराबर होगा ये बोला गया। अब डायोप्टर को चेंज करने के लिए, जब हम डायोप्टर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 100 होता है ना। अब देखिए मीटर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो 0.083 मीटर आ जाएगा। मैं इसको निकाल कर अपनी कॉपी में रखी हूँ, ठीक है, ये आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पर इतना आया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको करना ये है कि ये हमारा तो फोकल लेंथ आ गया, हमको डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है, डिस्टेंस जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ओके, फिक्स होता है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.25 मीटर आ जाएगा, ओके, मीटर में। अब मेरे पास डी भी आ गया, एफ भी आ गया, तो मैं इसका आंसर निकाल लूँगी क्या, रेड पेन से मैं लिख देती हूँ। तो 1+d/f होता है फॉर्मूला, मेरे पास d कितना आया 0.25, 0.25 मीटर। अब मेरे पास फोकल लेंथ कितना आया 0.83, 0.083 इतना आया। अब इसको मैं, और प्लस में 1 भी है, तो इसको मैं इतना को सॉल्व करूँगी पहले। तो इतना को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा कि ये मिल जाएगा 3.1 मिलेगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, और साथ ही साथ इसको मैं 1 से सब जोड़ दूंगी तो 4.1 मिलेगा, है ना, जो कि अप्रोक्सीमेशंस में अगर मैं लाऊं तो ये 4 के करीब आएगा, ठीक है। आपका अप्रोक्सीमेशंस में लाऊं, मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल M से डिनोट करता है, तो ये 4 में आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर अच्छे से समझना है तो पीछे बैक करके समझ सकते हो, ओके। मिराज इज़ अ फेनोमेना ड्यू टू, मिराज जो है वो क्यों होता है, मिराज का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें TIR का, लाइट का TR होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें से कौन से के पास मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर बार का पूछा जाने वाला सवाल, डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कौन सी क्वांटिटी का, तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी होती है, तो 1 होती है, लेस देन 1 मतलब कि जी 1 से छोटा, और 0 से आपको ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके।
अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 2.42। हर बार ये याद रखिएगा आप लोग, कुछ कुछ डायमंड हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, इसका याद रखना है, जरूरी है। ए पर्सन जो ऐसा पर्सन जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा, सीधे सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो वो अपराइट वर्चुअल इमेज के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, घनत्व कितनी होती है, तो 2.29 इंटू 10 to the power 17 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी, मीटर का क्यूब है इनवर्स में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला है द इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम, द इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम इज, ठीक है। एन टाइप आपको फॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा वाले से कन्वर्ट करने का पड़ेगा, यानी कि एक है 4 और एक है 5, यानी कि पेंटा, और ये पेंटा, और टेट्रा मतलब 4, टेट्रा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको एन टाइप चाहिए तो इसके साथ डोप करो आप, ठीक है। ये एन टाइप बनाता है और ये जो है वो पी टाइप बनाता है, तो एन टाइप बनाने के लिए आपको पेंटा से चाहिए, तो आप यहाँ पर पेंटा लगा दो, बी। अब जर्मेनियम जो है वो किस में आता है, ये आप समझ लो, आपको पीरियोडिक टेबल पता है। मेन गेट, बेसिक गेट जो है, इनमें से कौन कौन सा जो है वो बेसिक गेट है, बेसिक गेट जो होता है वो एंड होता है, एंड, और नॉट गेट, ठीक है। तो ये जो होता है इतना बेसिक गेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी जो नैंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ये फॉर्मेशन होता है नॉट गेट से, ठीक है। डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज़ वैलेंसी, डोनर इम्प्योरिटी एटम के पास कितनी वैलेंसी होती है, ठीक है, तो 5 वैलेंसी होते हैं। डोनर यानी कि डोनेट करने वाला, ठीक है। डोनेट कौन कर सकता है, जिसके पास वैलेंस एटम जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी नंबर, ये बहुत हर बार का पूछा गया सवाल है, ये बाइनरी नंबर निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप यहाँ पर अभी सीख लीजिए। बाइनरी नंबर को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 1 0 1 है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 1 है, 1 लिख दिए, उसके बाद फिर 2 का पावर पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे 0 है ना यहाँ पे, तो 0 लिख देंगे, इंटू 2 का पावर 1 इंक्रीजिंग फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद फिर 1 इंटू 2 का पावर 2 लिखेंगे, फिर 0 है तो इसको 0 इंटू 2 का पावर 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 है इंटू 2 का पावर 4 लिखेंगे। बराबर में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 पावर है तो क्या आएगा, 0 पावर है तो 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 है, 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 2 का पावर 3 8 होता है, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 का पावर 4 यानी कि 16 है, तो 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। आफ्टर फर्दर हम इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 21, इसका आंसर कितना आ जाएगा 21, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाइनरी नंबर का कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा और हर बार का ये फिक्स सवाल है, ठीक है। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड को किस चीज़ के रूप में यूज किया जाता है, तो एज अ रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, टीवी ट्रांसमिशन का रेंज आपसे पूछा गया है कि टीवी ट्रांसमिशन का रेंज कितना होता है, तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम। द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मेटल कौन सा होता है, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए स्टील जो होता है वो सबसे सुटेबल मैग्नेट होता है। ऑप्शन बी सही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कॉइल के साथ जो लिंक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 60 क्वेश्चन, फराड कांस्टेंट, फराड कांस्टेंट क्या है, तो ये जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ब्लैंकेड, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट्स, साइज जो है वो अपर कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस अपर हाफ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, उससे जो साइज होता है इमेज का वो कैसा होता है, बनता है, तो ये जो होता है वो बिकम्स ऑफ लेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी उसकी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, तीव्रता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस, हाइपरमेट्रोपिया लेंस को रिमूव करने के लिए किस चीज़ का यूज़, कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, तो कैथोड रेज जो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हु इस्टेब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कौन जो है वो इस्टेब्लिश किए
किए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो ये आपका R.E. मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ जो एनर्जी होती है फोटोन, किसी भी फोटोन की एनर्जी जो होती है इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ वो कितनी होती है, तो वो होता है hc/λ। ठीक है, hc/λ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज सोन। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है वो हम देख सकते हैं बाय द पोलराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के हेल्प से देख सकते हैं। कैथोड रेज जो होती है वो किस तरह की रेज होती है, कैथोड रेज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर इसका होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, तो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितनी होती है। यहाँ पर आपका hc/λ भी बताया। फुल वेव रेक्टिफायर यूज, फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड यूज़ किया जाता है, तो 2 डायोड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये 70 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको बता दूं कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पता आपसे एग्जामिनेशंस में ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जहाँ पे डाउट होता है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। जिनका फिजिक्स जो है वो थोड़ा वीक है तो फिजिक्स पे फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखिए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।